नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अरुण प्रधान हैं। वो एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि फैमिली मेडिसिन की स्थिति राजस्थान में कैसी है। फैमिली मेडिसिन स्पेशलिटी उन्होंने चुना एज ए कैरियर पाथवे, तो उनके पर्सनल जो व्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर अरुण, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से एमबीबीएस किया है। सर एमबीबीएस में 95 बैच का हूँ और मैंने राजस्थान स्टेट मेडिकल एकेडमी से एमबीबीएस किया। उसके पश्चात मैंने डीएनबी फैमिली मेडिसिन किया। तो एमबीबीएस में आपने जब एडमिशन लिया तब आपके मन में किस तरह के डॉक्टर बनने का विचार था? सर उस समय मेरे मन में विचार था सर्जन बनने का था। मैं सर्जन बनना चाहता था। अच्छा, तो आगे आपने ये डीएनबी फैमिली मेडिसिन की। जी। आपको फैमिली मेडिसिन के बारे में कैसे पता चला और कैसे इसमें आपको इंटरेस्ट आया कि आपने एक सर्जन बनने का सोचा था और आप फिर फैमिली मेडिसिन आपने ज्वाइन की। आप फैमिली मेडिसिन के प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के। तो आप बताएं कि आपको फैमिली मेडिसिन में कैसे आपका इंक्लिनेशन हुआ और कैसे इसमें आपकी जर्नी रही? जी सर। सर एक्चुअली जब मैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था तो उस समय मेरा मैं मुखातिब हुआ एफसीए प्रेसिडेंट डॉक्टर रमन कुमार सर से। वो मेरे रोल मॉडल बन गए। और जब इंटर्नशिप के दौरान सर जब मैं सर्जरी में नाइट ड्यूटीज़ कर रहा था तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं फैंट सा हो जाऊंगा। मुझे खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत सी महसूस हुई। तो मुझे लगा कि मैं सर्जरी वाला प्रोफेशन मेरे लिए शायद फिट नहीं है। तो मैं मेडिसिन की तरफ जाना चाहता था। लेकिन जब मेडिसिन में मैं गया तो मेडिसिन में तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन वहाँ पर मेरा मिलना हुआ डॉक्टर रमन कुमार सर जो एफपीआई के उस समय नेशनल प्रेसिडेंट थे। ये बात है 2005-06 की। तो वो वहाँ पर थे तो उन्होंने मुझे बताया फैमिली मेडिसिन के बारे में। और बताया इस बारे में कि ये जो है फैमिली मेडिसिन में आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। नॉट ओनली मेडिसिन बट आल्सो सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, इसके अलावा आपका ऑब्स गायनी। तो आपकी एक तो एज एज लिमिट खत्म हो जाती है पेशेंट देखने की। आप बच्चे से लेके बड़े तक पेशेंट को देख सकते हैं। और जेंडर का भी कोई इसमें वो नहीं है। आप सारे पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सो डॉक्टर अरुण, आप ये बताएं कि आपने डीएनबी फैमिली मेडिसिन कहाँ से की और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैंने डीएनबी फैमिली मेडिसिन 2007 से 2010 के बीच रॉकलैंड हॉस्पिटल दिल्ली से करी। मेरा सौभाग्य सर वहाँ पर ये रहा कि जो भी हमारे गाइड थे, टीचर्स थे, वो सारे लोग एम्स से रिटायर होके आते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया के पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर एम पी शर्मा सर जो गैस्ट्रो के वो थे, वो एम्स से रिटायर्ड थे। प्रोफेसर पीके दवे सर थे। तो उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। और उन लोगों के सानिध्य में रहने से हमारा दिमाग और खुला और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा उनसे मिलती रही। और उस दौरान हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं समझ पाया कि एक एमबीबीएस में और एक पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना डिफरेंस है, या डीएनबी फैमिली मेडिसिन में कितना डिफरेंस है। आपके समय डीएनबी फैमिली मेडिसिन का स्ट्रक्चर क्या था? कितने साल की ट्रेनिंग थी? थीसिस का क्या था? और इसमें आपकी ड्यूटीज़ कहाँ-कहाँ कैसे लगती थी? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। सर जो रॉकलैंड हॉस्पिटल था उस समय उसकी और भी ब्रांचेस थी, पर ये मेहरौली कुतुब एनक्लेव एरिया में था। और उस समय हमारी इनकी 24 आवर्स ड्यूटी भी लगती थी वहाँ। हमारे गाइड तो जो थे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। हमारे को गाइड थे आर एस चटर्जी सर, वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के थे। फिर बड़े बड़े नाम वहाँ जुड़े हुए थे। डॉक्टर संजीव बगई जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे, वो पीडियाट्रिशियन थे। गायनिकोलॉजी की मैम बहुत अच्छी थी। तो हमारी रोटेशन में वहाँ ड्यूटी लगती थी सर। और हम उन सबसे अच्छे से इंटरेक्ट करते थे। और करिकुलम में हम वहाँ पर जैसे हमारा एक प्रोटोकॉल होता था उसको फॉलो करते थे। फिर हम जो है हफ्ते में एक बार हमारा केस प्रेजेंटेशन होता था, क्लासेस होती थी। और उन लोगों से हमारे को काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दौरान। तो आपने थीसिस भी की है अपने? जी, मैंने थीसिस की है सर। मेरा थीसिस का टॉपिक था एक्यूट एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। तो मैंने इस पे काफ़ी काम किया। जो एटीटी ड्रग्स होती हैं या टीबी की ड्रग होती हैं वो हेपेटाइटिस करती हैं। तो इस दौरान हमें किन-किन सावधानियों को रखना होगा और उसके पश्चात हमें कौन-सी ड्रग्स को यूज़ करना होगा यदि आपके 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, आपके एलएफटीज़ में एसजीओटी और एसजीपीटी। जी। तो आपने जब 3 साल की डीएनबी पूरी करी, उसके बाद फिर आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ा? जी सर। हालाँकि मेरे को रॉकलैंड की एक ब्रांच मेरे ट्रेनिंग के बाद मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो मेंटर थे वो काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझे मानेसर रॉकलैंड का इंचार्ज बना दिया। लेकिन सर मेरे पेरेंट्स का, मेरी मदर यहाँ राजस्थान में थी तो उनका यही था कि नहीं आप राजस्थान में आइए। क्योंकि मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मुझे मेरे सीनियर्स यही कह रहे थे कि डॉक्टर अरुण प्रधान, जब आपको यहाँ पर अर्न करने का टाइम आया है तब आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हो।
लेकिन मैंने वो अपनी मदर की वजह से डिसीजन लिया और मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, कोटा शहर का निवासी हूँ, पर मैं जयपुर में आया और जयपुर में आके मैंने जॉब को ढूंढना शुरू किया, या ये कहिए मेरे पास पहले से ही कॉल आने लगे। डीएनबी फैमिली मेडिसिन ट्रेनिंग करने के बाद एक यहाँ पर हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पहले से ही कॉल आने लगे कि आप हमें आके ज्वाइन करिए। आपने ये हार्ट हॉस्पिटल में कितने साल काम किया सर, किस पोस्ट पे काम किया? जी, हार्ट हॉस्पिटल में मेरे को कार्डियक आईसीयू में प्लस क्रिटिकल केयर दोनों उनके एडजॉइंट थे। वहाँ पर मैंने 1.5 साल काम किया, एज ए सीनियर रेजिडेंट काम किया। वहाँ मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। वहाँ मुझे कार्डियक पेशेंट देखने को मिले, मुझे कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को अच्छी तरह से ट्रीट करने का, जैसे पीएसवीटी होती है, सडन कार्डियक डेथ होती है, कार्डियक एमआई के केसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो मैंने वहाँ सीखे, जैसे सेंट्रल लाइन डालना, इंटूबेशन करना। ये अपने आप में डॉक्टर के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ें होती हैं जो उनको आनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या किया? इसके पश्चात सर मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर कमलेश शर्मा, अभी वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है राजस्थान जयपुर में ही। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर अरुण आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। हालांकि मेरा उस समय तक ऐसा कोई विचार नहीं था गवर्नमेंट सर्विस में जाने का। तो हम उनके कहने पर मेरा हुआ, मैंने 2011 में कुछ पोस्ट निकली यहाँ पर, मैंने आरपीएससी में अप्लाई किया और मेरा चयन हो गया आरपीएससी में। और बेसिकली मैं एक कायस्थ कम्युनिटी से हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का सर्विस में होता है। मेरे पेरेंट्स का भी ये था कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिले तो ज़रूर करना, लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं था। लेकिन वो चांस की बात है, उस समय मेरा चयन हुआ और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में 2011 में एज ए मेडिकल ऑफिसर चयनित हुआ। आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, तो उसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ पे हुई और आपने किन पोस्ट और कैसे इंस्टीट्यूशंस में काम किया और करंटली आप क्या कर रहे हैं? जी और आपकी पोस्ट क्या है? जी सर, इसमें ऐसा है कि 2011 में जब मेरा चयन हुआ, तो मुझे यहाँ से जयपुर से 80 किलोमीटर दूर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, जो डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली में आता है, अलवर बहरौड़ के आसपास डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसकी जगह का नाम है शाहपुरा के आगे पावटा एक जगह है। वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मुझे कुछ ही समय में वहाँ सीएससी इंचार्ज बना दिया गया, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैं अपने सीएमएचओ से संपर्क में रहा और अगले 5-6 महीने में पूरी तरह तैयार हुआ कि उस जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कैसे मैं डेवलप करूं और अपनी एक फैमिली मेडिसिन वाली स्किल उसमें कैसे यूज़ करूं। और वो अच्छा रिजल्ट आया भी। तो 1 से 1.5 साल में वहाँ रहा। फिर राजस्थान सरकार को ऐसा लगा कि शायद मेरे पास क्रिटिकल केयर की पुरानी स्किल्स हैं और उसके अलावा मैंने हार्ट सेंटर में काम किया हुआ है, तो उन लोगों ने मुझे एसएमएस में बुला लिया 2013 में। एसएमएस मतलब सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज? जी सर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ये 1947 से स्थापित किया गया था और यहाँ पर बड़े-बड़े लोग निकले हुए हैं। जैसे यहाँ जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, वो यहाँ के फर्स्ट एलुमनाई बैच थे। इसके अलावा इसका काफ़ी नाम है पूरे नॉर्थ इंडिया में। ये बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर अक्सर काफ़ी ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर इवन आगरा, यूपी, इसके अलावा आपका हरियाणा से तक से मरीज इलाज करने आते हैं। आप यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपका क्या रोल रहा और किस पोस्ट पे आप रहे हैं आप? जी, वैसे तो सर मैं एज ए इन गवर्नमेंट सेक्टर में मेरी अभी करंट पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ है। लेकिन मेरे को कुछ समय क्रिटिकल केयर में काम करने के बाद मेडिसिन डिपार्टमेंट ने अपने पास बुलाया, क्योंकि अभी सवाई मानसिंह अस्पताल में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू नहीं हो पाया है। तो एचओडी ने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ आइए। तो पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन में यहाँ 10 यूनिट्स हैं, उसमें से यूनिट नंबर 2 में एज ए सीनियर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, जहाँ पर हम सर वार्ड राउंड जो हमारे पीजी स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लासेस लेना और एक आउटडोर होते हैं उन आउटडोर में देखना, और हमारे जो भी नाइट कॉल ड्यूटीज वगैरह होती हैं वो मैं कर रहा हूँ। तो राजस्थान में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है गवर्नमेंट डॉक्टर्स को? जी सर। आपका उसका कैसा एक्सपीरियंस और आपने क्या कोशिश की प्राइवेट प्रैक्टिस की? जी सर। सर एज ए फैमिली फिजिशियन मुझे इतना अपना सीनियर से सीखने को मिला था, तो मुझे उसका इस्तेमाल करना ही था। यहाँ शुरू से ही सर एक रूल है राजस्थान में कि इसमें एक एनपीए होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। आप या तो एनपीए अलाउंस लें और प्रैक्टिस ना करें, या आप ना लें और प्रैक्टिस करें, फिर आप फ्री हैं। तो मैंने शुरू से ही उस ऑप्शन को भरा जिसमें मैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं ले रहा हूँ, जिसमें मुझे सैलरीज में भी काफ़ी कम करके सैलरी मिलती है। लेकिन मैंने शुरू से ही मेरे सीनियर्स को देखा, उनसे मुझे मोटिवेशन मिला, रमन कुमार सर से मुझे मोटिवेशन मिला, और मेरे सीनियर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में उनसे मोटिवेशन मिला। तो मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब प्लस प्रैक्टिस को ही महत्व दिया कि मैं प्रैक्टिस भी करूंगा और गवर्नमेंट से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं लूंगा,
तो मैं प्रैक्टिस भी करा रहा था। अभी आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है और आप प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड हैं? आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गवर्नमेंट से प्राइवेट प्रैक्टिस में जो पेशेंट होते हैं या पेशेंट केयर, वो कैसे अलग? जी सर। सर, जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आया था, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू भी नहीं की थी, तभी मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी सर। तो उस समय मेरे को, जो जयपुर में वॉल सिटी एरिया है, वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप यहाँ पर अपना काम शुरू करें। वो बहुत ही ओवर क्राउडेड जगह है। वहाँ से सर मुझे पेशेंट्स का प्यार मिलना शुरू के 1-2 महीने में ही शुरू हो गया, और इतने पेशेंट्स सर मेरे पास धीरे-धीरे बढ़ते चले गए। दूसरा, मैं एक थैंक यू देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे एडवाइस किया फैमिली मेडिसिन चुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो स्किल्स थी और मेरे दिमाग में ब्रॉड चीज़ें थी, जिसमें मैं नॉट ओनली मेडिसिन और पेशेंट भी ट्रीट कर पा रहा था। जो पेशेंट सर होता है, उसको फ़ायदा चाहिए होता है आपसे, इलाज से उसको रिलीफ चाहिए होता है। जब पेशेंट मेरे पास आते गए और बाय गॉड ग्रेस वो ठीक होते गए, और मैं अपने जो सीनियर से मैंने सीखा था, या जो जो भी मैंने डीएनबी फैमिली मेडिसिन में सीखा था ट्रेनिंग के दौरान, वो मैं अप्लाई करता था, तो मुझे रिजल्ट अच्छे आते गए। कुछ समय बाद मेरी स्थिति आज की तारीख में ये है कि मैं ये कई बार मन भी बना चुका हूँ कि अब मुझे सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करनी है या नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिस से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। अब अगर आप अपने पीछे की जर्नी को देखें, फैमिली मेडिसिन चुना जब आपने एमबीबीएस लिया और आज, तो आप क्या अपने मेडिकल प्रोफेशन में जो आपने सिलेक्शंस के ऑप्शंस लिए और अब आप जो कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं? सर, मैं मोर देन सेटिस्फाई हूँ। ईश्वर ने मुझे जितना मैं डिज़र्व करता था, मुझे लगता है मुझे उससे ज़्यादा दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ, और मैं जब स्ट्रगल कर रहा था पीजी पीजी करने, फैमिली मेडिसिन को लिखने के दौरान, या उस समय इतना डीएनबी कोर्स टफ होता है, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम मेहनत का इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत मेहनत कम करी, भगवान ने मुझे दिया ज़्यादा है। आपको लगता है कि फैमिली मेडिसिन एज ए जो अपना फैमिली डॉक्टर चुनने का जो रास्ता अपना अपनाया, उसका भी आपके सक्सेस में रोल रहा? बहुत बड़ा रोल रहा सर, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन है, जो कि आपको पूरी स्पेशलिटी से जोड़ती है। पहले, आज से कुछ सालों पहले, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता था जो जनरल प्रैक्टिशनर होता था, लेकिन सर अब आज का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। एमबीबीएस में हम लोग ट्रेनिंग के दौरान इतनी चीज़ें गेन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक फुलफिल एस्टेब्लिश पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चाहिए, जो कि इन सभी बीमारियों को, इन सभी ऑर्गन्स को, इन सभी जेंडर्स को और इन सभी सिस्टम्स को कवर करे, जिससे एक फुलफिल डॉक्टर बन पाए, पोस्ट ग्रेजुएट फैमिली फिजिशियन। चलिए आज राजस्थान की भी बात करते हैं। राजस्थान में फैमिली मेडिसिन की स्थिति ट्रेनिंग वाइज कैसी है? कितनी एमडी की सीटें हैं? कितनी डीएनबी की सीटें हैं? डिप्लोमा की भी सीटें हैं यहाँ पे? उत्तर भारत में देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सीटें राजस्थान में ही हैं। आपका क्या कहना है? जी सर। उसके लिए सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं एफपीआई के, डॉक्टर रमन कुमार सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनकी टीम जो है, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उन्होंने एनएमसी से मिलकर डीएनबी के साथ मीटिंग्स रखकर यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज कराए डीएनबी के। लेकिन सर, जो वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है, क्योंकि मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ, हमारे पास कुछ बच्चों की क्वेरी आती है। अभी सर डिप्लोमा कोर्स ही शुरू हो पाए हैं डीएनबी के, और हमारे राजस्थान में अभी सिर्फ महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल साइंसेज जो है, वहाँ पर एमडी की डिग्री शुरू हुई हैं। लेकिन अभी भी हमारा प्रयास जारी है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज खुले हैं, नए कॉलेजेस में, तो उनके प्रयास से, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके प्रयास से डिप्लोमा एंड डीएनबी कोर्सेज शुरू हो गए हैं। लेकिन अब आगे आवश्यकता है सर डीएनबी डिग्री कोर्सेज या एमडी फैमिली मेडिसिन कोर्सेज होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम राजस्थान में इस फैमिली मेडिसिन को और आगे ले आ सके। क्योंकि सर अभी जो है, राजस्थान में जो है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में मैं गया था पर्सनली, वो एक उनका कहना यह है, अभी फैमिली मेडिसिन का कैडर अभी बन नहीं पाया है। तो कैडर नहीं बन पाने से हमें अपने आप की पहचान बनाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि वो उस कैडर को बनाएं। जैसे कि अन्य स्पेशलिटी होती है, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इनको जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट या प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट का खिताब दिया जाता है। हमें भी इस तरह का कि दिया जाए कि फैमिली मेडिसिन एनरोल हो डायरेक्टेड मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से। इसके लिए हम प्रयास रहते हैं चिकित्सा मंत्री जी से मिलने का भी, तो हम लोग इस मेन धारा में आ पाए, तो इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण। आप बहुत अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं राजस्थान में, जो कि पूरे भारत के जो डॉक्टर्स हैं और लोग हैं, सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, और
आप जो कर रहे हैं, जो आपने बीड़ा उठाया है, वो राजस्थान के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, दोनों स्तर पे आप उसको और आगे ले जाएं, आपकी ख्याति बढ़े। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।